स्वागत है आपका। आज के हमारे इस वीडियो में हम लाए हैं क्षितिज भाग 2 का पाठ नंबर 4, जो कि जयशंकर प्रसाद जी के बारे में है। तो जैसा कि दोस्तों मैंने बार बार कहा है कि अक्सर आप देखेंगे कि आपको उत्तर प्रदेश के ही अक्सर कवि मिलेंगे। जैसे कि ये भी वाराणसी में इनका जन्म हुआ था, तो इस प्रकार से ये भी यूपीएन हुए, यानी यूपी वाले हुए। तो यूपी वालों का जलवा एकदम बराबर लगा हुआ है हर जगह पे। तो चलिए दोस्तों, आज हम इनके जो है कविता के बारे में, जिसका नाम है आत्मकथा, इसको पढ़ेंगे। तो आत्मकथा का पहले आप समझ लीजिए क्या है। तो बात ऐसा था कि जब जयशंकर प्रसाद जी एक पत्रिका में काम करते थे जिसका नाम था हंस पत्रिका, उसमें उसके जो मालिक थे उन्होंने कहा कि सब लोग जितने भी कवि हैं वो सब अपने क्या लिखें, आत्मकथाएं लिखें। क्या लिखें? आत्मकथाएं लिखें। जब आप सभी लोग अपनी आत्मकथाएं लिखेंगे तो हम उसको प्रकाशित करेंगे। तो आत्मकथा लिखने की जब बात आई तो सब लोगों ने जयशंकर प्रसाद जी से कहा कि आप जो है पहले आप ही जो है भैया अपना लिखिए आत्मकथा। तो उन्होंने मना किया और ज़बरदस्ती करने पर उन्होंने ना लिखने के कारण बताए कि आत्मकथा वो क्यों नहीं लिखना चाहते हैं। तो मात्र एक ऐसे कवि हैं जिन्होंने अपनी इस कल्पना को देखा, वरना अक्सर जो है लोग लिख डालते हैं। तो सबसे पहली लाइन देखते हैं दोस्तों, जो कि है मधुप गुना गुना कर कह जाता कौन कहानी यह अपनी, मुरझाकर गिर रही है पत्तियां देखो कितनी आज घनी। मधुप गुन गुनाकर, मधुप यानी भौरा। ध्यान से समझिएगा दोस्तों, यहाँ पे जो इस कविता का अर्थ निकलेगा उसका अर्थ अगर हम जयशंकर प्रसाद जी के जीवन के अर्थ से जोड़ेंगे तो वो काफ़ी अलग है। ठीक दोस्तों, तो जैसे यहाँ पे लिखा है कि मधुप गुनगुनाकर कह जाता है कौन कहानी यह अपनी, यानी मधुप यानी भौरा। तो अपनी तुलना यहाँ पे जयशंकर प्रसाद जी किससे कर रहे हैं? भौरे से कर रहे हैं। और कहते हैं कि जिस प्रकार से भौरा जो है अपनी कहानी गुनगुनाकर चला जाता है, उसी प्रकार से मुझे भी मैं भी जो है दूसरों के पास जाता हूँ तो उनकी कहानियों को सुन लेता हूँ, उनकी बातों को सुन लेता हूँ। मुरझाकर गिर रही है पत्तियाँ देखो कितनी आज घनी। तो उनके कहने का इस लाइन का अर्थ है कि मुरझाकर तो देखो आज कितनी घनी घनी पत्तियां भी गिर रही हैं, तो क्या इनके बारे में भी लिखा जाए? अर्थात वो कह रहे हैं कि अब तो मेरी जीवन लीला समाप्त होने वाली है, तो ऐसा तो नहीं है कि अब मेरा ही जो है बचा है, मैं ही अपने बारे में लिखूं। और बहुत से लोग हैं, उनके कहानी के इतिहासों को पढ़ना चाहिए। इस गंभीर अनंत नीलिमा में असंख्य जीवन इतिहास। ठीक, तो यह इस गंभीर अनंत, अंत माने जिसकी सीमा ही न हो, नीलिमा यानी नीला, नीला आसमान। ठीक दोस्तों, तो यहाँ पे बात किया जा रहा है कि इस जो है नीले आसमान, अनंत नीले आसमान के नीचे कई लोग हैं, असंख्य लोग हैं जिनके जीवन इतिहास को पढ़ने योग्य है। तो फिर आप मेरा ही क्यों पढ़ना चाहते हैं? उन्होंने कारण बताया कि मैं क्यों अपनी आत्मकथा नहीं लिखना चाहता। आगे देखिए, आगे की लाइनों में, तब भी कहते हो कह डालूं दुर्बलता, माफ़ कर, यह लोग करते ही रहते अपना व्यंग मालिन उपहास। यानी यहाँ पे कहने का अर्थ ये है दोस्तों, इस लाइन का अर्थ ये है कि यह लोग करते ही रहते, यानी यहाँ पर जो लोग हैं वो हमेशा करते ही रहते हैं अपना व्यंग मलिन उपहास, आपस में हंसी ठिठोली करते रहते हैं। यानी यहाँ के जो लोग हैं, इस पृथ्वी के जो लोग हैं, आपस में एक दूसरे का मजाक जो है बनाते रहते हैं। तब भी कहते हो कह डालो दुर्बलता अपनी बीती। और आप ये सब जानकर भी जो है मुझसे कह रहे हैं कि मैं अपनी जो है आत्मकथा लिखूं, उसमें अपनी कमजोरियां लिखूं, जिससे कि एक दिन यही लोग जब इनके पास अपना मजाक लेने के लिए कुछ नहीं होगा तो ये मेरा ही मजाक लेंगे। जिस तरीके से देखिए दोस्तों, आज तुलसीदास को कहा जाता है ना, कोई व्यक्ति अगर अपनी प्रेमिका या अपनी औरत के चक्कर में ज़्यादा दीवाना हो जाए तो कहते हैं अरे ये तो पूरा तुलसीदास हो गया है। इसी तरीके से अगर जयशंकर जी ने अपनी आत्मकथा लिखी होती तो जयशंकर जी का भी उदाहरण दिया जाता। यही चीज़ जयशंकर जी बोल रहे हैं कि देखिए जो है मेरी भी उदाहरणा एक दिन आप लोग हंसी मजाक के लिए देंगे अगर मैं अपनी दुर्बलता लिख देता हूँ तो। तुम सुनकर सुख पाओगे देखोगे यह गागर रीति। हो सकता है कि तुम मेरे इस जो है
बात को सुन करके बहुत खुश हो, बहुत सुख पाओ, देखोगे यह गागर रीति। लेकिन जब तुम मेरे पूरे के पूरे जीवन को अगर तुम आशय निकालना चाहोगे तो यह तुम्हें खाली गगरे के समान दिखाई पड़ेगी। अगली लाइन का अर्थ क्या है दोस्तों, ध्यान से देखिए। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले। यहाँ पर देखिए लाइन चेंज हो रही है। तो यहाँ पर जो है कवि अपने उस प्रियतम के बारे में कह रहे हैं जिन्होंने कभी किसी अपने उस प्रियसी, अपने उस प्रियतम से प्रेम किया था। यहाँ पे उसके लिए वो कह रहे हैं, लेकिन अपने ऊपर कैसे ढाल के कवि कह रहे हैं, ध्यान से सुनिए। किंतु कहीं ऐसा ना हो कि तुम ही खाली करने वाले, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि जो ये गागर देख रहे हो, जो ये गागर तुमने देखी है, इसको खाली करने वाले भी तुम ही हो। यानी और अपने को समझो मेरा रस ले अपनी भरने वाले, और अपने को समझो कि तुमने मेरा रस जो है ले करके अपने अंदर भर लिया है। यानी कहने का अर्थ ये है कवि का कि जो मेरी प्रियतम है उसने मेरा सुख चैन सब कुछ जो है वो लेके चली गई। जब वो थी तो बहुत कुछ सुख था, लेकिन अब कोई सुख नहीं है। यह विडंबना अरी सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं, भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। यह विडंबना अरे सरलते तेरी हंसी उड़ाऊं मैं। यह विडंबना तो बहुत है। जब तुम अपनी एक दूसरे की हंसी उड़ाने को नहीं पाओगे तो तुम लोग सरलता से मेरी ही हंसी उड़ाओगे। भूले अपनी या प्रवंचना औरों को दिखलाऊं मैं। जब आप लोग अपनी कमियां नहीं देख पाओगे, अपनी कमियां भूल जाओगे, आप अपनी कमियों को भूल करके औरों को मेरी कमी दिखलाओगे। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की। आय हाय क्या बात है। उज्ज्वल गाथा कैसे गाऊं मधुर चांदनी रातों की, अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाले उन बातों की। तो कह रहे हैं कि जब मेरी जो प्रियतम थी, जो मेरी प्रियसी थी, उसके साथ बिताए गए वो पल, वो जो रातें हैं, उस चांदनी रातें हैं जो उसके साथ मैंने कुछ जो समय था उसको मैं कैसे बोलूं, कैसे गाऊं, उस उज्ज्वल गाथा को कैसे गाऊं, उस बात को मैं तुम्हें कैसे समझाऊं। अरे खिलखिलाकर हंसते होने वाली उन बातों की। और जो बातें हम लोगों के बीच में होती थी, हंसी ठिठोली में जो बातें हमारे बीच में होती थी, वो मैं तुम्हें कैसे बताऊं। हाँ, मुझे बताने में भी समस्याएं आएंगी। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया, आलिंगन में आते आते मुस्काया कर जो भाग गया। मिला कहाँ वह सुख जिसका मैं स्वप्न देख कर जाग गया। यानी जो कवि है वो कह रहे हैं मुझे वो सुख मिला ही कहाँ जिसको मैंने चाहा था, जिसको जो मेरी ज़िंदगी में थी, जो मेरी प्रियतम थी, वो मुझे मिली कहाँ। आलिंगन में आते आते मुस्काए कर जो भाग गया। जो एक समय लग रहा था कि सब कुछ मेरा है, लेकिन वो पल भर में मुझसे छिन गया, वो पीठ फेर के चली गई, जो कवि कहते हैं। उसके अरुण कपोलों की मतवाली सुंदर छाया में, अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। अरुण माने सूर्य, कपोलो माने उसके गाल, मतवाली सुंदर छाया में। तो जो उसके गाल थे वो लाल लाल थे, तो उसकी छाया कुछ इस प्रकार से लग रही थी, अनुरागनी उषा लेती थी निज सुहाग मधुमाया में। जैसे उषा जो है रात में जो है मधुमायिक होती है, उसी प्रकार से उसके जो लाल लाल गाल हैं वो थोड़ा सूर्य के समान उषा यानी जब सूर्य निकल रहा होता है उस समय को हम लोग क्या कहते हैं, उषा कहते। ठीक, उसकी स्मृति पाथेय बनी है, थके पथिक की पंथा की, सीवन को उधेड़ कर देखो क्यों मेरी कंथा की। ध्यान से समझिए इस लाइन को दोस्तों। उसकी स्मृति पाथेय बनी, थके पथिक की पंथा की, यानी उसकी यादें कुछ इस प्रकार से हैं, जिस प्रकार से थके हुए पथिक को छाया मिल जाती है, थोड़ा पानी मिल जाता है, तो जब मैं उसको याद करता हूँ तो मुझे वैसी ही जो है अनुभूति होती है, वैसी ही फीलिंग होती है जैसे एक थके हुए पथिक को क्या मिल गया हो दोस्तों, छाया मिल गया हो। सीवन को उधेड़ कर देखोगे
क्यों मेरी कंथा की। तो सीवन यानी मैंने अपने दुखों को सिल कर रख दिया है, तुम उसे क्यों उधेड़ कर देखना चाहते हो। तुम मेरी बातें, मेरा जो भूतकाल बीता हुआ है, क्यों तुम मुझे क्यों मजबूर कर रहे हो और तुम क्यों उसे उधेड़ कर देखना चाहते हो। छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ। तो मेरा जो है जीवन तो छोटा है, इस छोटे से जीवन तो छोटा है पर कथाएं तो बहुत बड़ी हैं। तो इस छोटे से जीवन की कैसी बड़ी कथाएं आज कहूँ, यानी इस छोटे से जीवन के अंदर वो बड़ी बड़ी बातें जो मुझे अनुभूति हुई है मेरे प्रेयसी के साथ, तो उसको आज कैसे कहूँ। क्या यह अच्छा नहीं कि औरों की सुनता मैं मौन रहूं। क्या ये अच्छा नहीं है कि मैं और लोगों की बातें सुनूं और खुद शांत रहूं। मैं दूसरों की बातें सुन लूं लेकिन उनको कुछ न कहूं। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। क्या बात बोल रहे हैं, देखिए जयशंकर प्रसाद जी। इसीलिए इन्हें कहा जाता है कि भाई जहाँ न पहुँचे रवि वहाँ पहुँचे कवि। सुनकर क्या तुम भला करोगे मेरी भोली आत्मकथा। हे मेरे प्यारे, तुम क्या करोगे मेरी भोली भाली आत्मकथा सुन के तुम क्या करोगे। तुम्हारे लिए तो कोई काम का है नहीं। अभी समय भी नहीं थकी सोई है मेरी मौन व्यथा। और अभी भी सही समय नहीं आया है और थक कर सो चुकी है जो मेरी व्यथा है, जो मेरी परेशानी है, वो सो चुकी है, मौन होकर सो चुकी है। तो तुम्हें मेरी जो है आत्मकथा से कोई भी फ़ायदा नहीं होने वाला है। तो तुम फालतू का क्यों मेरी जो है कथा को सुनना चाहते हो, क्यों चाहते हो कि मैं अपनी आत्मकथा लिखूं, तो क्यों मुझे परेशान कर रहे हो। तो दोस्तों, जिस तरीके से आपने देखा, ये सारा का सारा प्रश्न अभ्यास अब बचा हुआ है इसका। तो अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। आत्मकथा का आज मैंने आपको पूरी तरीके से पद का व्याख्या बता दिया है। मिलते हैं दोस्तों अगले वीडियो में।